हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है यार सभी का स्वागत है यार नेक्स्ट लेक्चर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। दैट इज लेक्चर 5 एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को आप लोगों को समझाने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट लॉ हम लोगों ने यार बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, वर्क को बहुत डिटेल में पढ़ लिया है, हीट को बहुत डिटेल में पढ़ लिया है, एंथैल्पी देख ली है, एज वेल एज हमने यार बहुत सारे क्वेश्चंस भी कर लिए हैं ना। क्वेश्चन यार देखो हमको करते हुए चलने। फिजिकल केमिस्ट्री में दोनों पोर्शन इक्वली इंपॉर्टेंट है। आपको यार थ्योरी अच्छे से समझ में आनी ही चाहिए, एज वेल एज उसके यार न्यूमेरिकल्स भी आप लोगों को आने चाहिए। ठीक है, तो इसलिए ही हम लोग दोनों ही साथ साथ करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो अब इस पर्टिकुलर वीडियो में सेकंड लॉ के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक और थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी को इंट्रोड्यूस कराता हूं, जिसे हम क्या बोलते हैं, एंट्रोपी। ठीक है, एंट्रोपी अभी मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं। उससे पहले ये समझिए कि यार कौन से प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होते हैं, कौन से प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं, और आखिर में इस स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है, ये भी तो पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर रहे हैं कि यार स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है। तो यार अगर आप लोगों को बिल्कुल देसी भाषा में समझाऊं, बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में अगर समझाऊं, तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो होते हैं जो अपने आप हो रहे हैं। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होते हैं, जो अपने आप प्रोसेसेस हो रहे हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। यहां पे आप लोगों को कोई भी एक्सटर्नल एजेंट की जरूरत नहीं है। यहां पे हम लिख सकते हैं नो नीड ऑफ एक्सटर्नल एजेंट। आप लोगों को ऐसे प्रोसेसेस में, स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस में एक्सटर्नल एजेंट की कोई भी जरूरत नहीं है, अपने आप हो रहे हैं यार। जैसे सपोज करो, मैं अपनी बात करता हूँ, है ना। जैसे सपोज करो यार मेरे को चाय का शौक है ना, मैं चाय का शौकीन हूँ। तो सपोज करो एक बार मैंने एक कप चाय बनाई, एकदम गर्मा गर्म चाय बनाई, और चाय का कप लेके आया, और मैंने यहाँ पे आपके जो मेरी टेबल है उस पर वो कप रख दिया। अब मैं उसे क्या कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ देख रहा हूँ, है ना। चाय पी नहीं रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, गर्मा गर्म एक कप चाय का लेके आया हूँ। सपोज करो ये रहा आपका कप, है ना, ये रहा आपका कप, ये इसका हैंडल हो जाएगा। ठीक है भैया, है ना, एकदम गर्मा गर्म है ये, है ना। तो यहाँ से एकदम धुआं उड़ रहा है। अब क्या करा है मैंने, इस कप को मैंने टेबल पे रख लिया। अब कुछ नहीं कर रहा हूं, बस इस कप को मैं देख रहा हूं। तो क्या समय के साथ साथ आपकी ये जो चाय है, या फिर मेरी ये जो चाय है, क्या ये ठंडी हो जाएगी? बिल्कुल यार, है ना। धीरे धीरे ये क्या होती जाएगी, ठंडी होती जाएगी। तो धीरे धीरे हीट एनर्जी इससे निकलती जाएगी और वो ठंडी होती जाएगी। करेक्ट। तो क्या ये प्रोसेस मैं स्पॉन्टेनियस बोल सकता हूं? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि इसमें मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं बस क्या कर रहा हूं, उस कप को, जो गर्म चाय का कप है, उसको बस मैं देख रहा हूं। तो वो क्या अपने आप हीट एनर्जी रिलीज कर रहा है? बिल्कुल, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा। देयर इज नो नीड ऑफ एनी एक्सटर्नल एजेंट, वो अपने आप ये प्रोसेस हो रहा है। तो ये प्रोसेस क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो जाएगा। अब क्या करो, जैसे आप लोग सपोज करो आपका जो टेरेस है ना, जहां पे भी आप रहते हो, जिस भी घर में रह रहे हो, टेरेस में चले जाओ यार वहां पे। ठीक है, टेरेस में चले जाओ और ऊपर एक पानी की बोतल लेके चले जाओ, और उस बोतल से आप ऐसे पानी नीचे डालो। तो क्या पानी अपने आप ऊपर से नीचे आ रहा है? बिल्कुल। आपने बस क्या करा, अपनी बोतल ऐसे थोड़ी सी टिल्ट करी, तो पानी अपने आप ऊपर से नीचे जाने लग गया, अपने आप जाने लग गया। हम तो ऐसे नहीं कि वाटर है जो ऊपर से, उसको पकड़ के नीचे लेके आ रहे हैं, नहीं, वो अपने आप ऊपर से नीचे जा रहा है। तो ऐसे प्रोसेस जो अपने आप हो रहे हैं, है ना, जिसमें कोई भी एक्सटर्नल एजेंट की नीड नहीं है, हम बस उसे क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, कोई भी एक्सटर्नल एजेंट की कोई भी नीड नहीं है। ऐसे प्रोसेस जो अपने आप होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोलते हैं। प्रोसेस विच हैज नेचुरल टेंडेंसी टू अकर, ऐसे प्रोसेस जिनकी नेचुरल टेंडेंसी है अपने आप होने की, ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, और नेचर में जितने भी प्रोसेसेस हैं, ऑल नेचुरल प्रोसेसेस आर इरिवर्सिबल एंड स्पॉन्टेनियस। नेचर में जितने भी प्रोसेसेस हैं वो सब क्या हैं, इरिवर्सिबल हैं और स्पॉन्टेनियस होते हैं, अपने आप हो रहे हैं। जैसे देखो एग्जांपल देखो, फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम हाई टू लो लेवल। सही बात है यार, ऊपर से नीचे पानी अपने आप आता है ना। तो नेचुरल प्रोसेसेस क्या रहते हैं, जिसमें वाटर आपका ऊपर से नीचे अपने आप आ रहा है, तो इट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, कोई भी एक्सटर्नल एजेंट की नीड नहीं है। आपकी हीट है जो, फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। सही बात है, हीट भी यार अपने आप फ्लो करती है, उसमें कोई भी एक्सटर्नल एजेंट की नीड नहीं है। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो हैं जो अपने आप हो रहे हैं, विदाउट द हेल्प ऑफ एनी एक्सटर्नल रीएजेंट। ठीक है, अच्छा, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हैं जो अपने आप नहीं हो सकते। यहां पे लिख लीजिए देसी भाषा में, अपने आप नहीं हो सकते, अपने आप नहीं हो सकते, ये अपने आप नहीं हो सकते। करेक्ट। इसमें आपको एक्सटर्नल एजेंट की जरूरत पड़ेगी, यहां पे नीड ऑफ एक्सटर्नल एजेंट
अब देखिए इसके एग्जाम्पल देखिए, पहली बात तो ये समझो, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, प्रोसेस विच डज नॉट अकर ऑफ इट्स ओन, है ना, जो अपने आप नहीं हो रहे हैं उन प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हैं मे बी मेड टू अकर व्हेन एनर्जी फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज अप्लाइड। बिल्कुल, अगर आप एक्सटर्नली कुछ उसे एनर्जी दोगे, उससे का एक्सटर्नल एजेंट को ले आओगे, तो वो ऐसे प्रोसेस आप करा सकते हो, है ना। जैसे देखो इसका सिंपल सा एग्जाम्पल है, जैसे आपका जो टैंक रहता है पानी का, हाँ, जनरली टैंक कहाँ रहते हैं, आपके ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं टैंक, ठीक है। सपोज करो आपके घर में एक टैंक है पानी का ग्राउंड फ्लोर में। अब हमें पानी की नीड है, अब हमें उस टैंक के अंदर से पानी ऊपर तक टंकी पे लेके जाना है, ऊपर टेरेस पे लेके जाना है, तो हमें वाटर नीचे से ऊपर फ्लो कराना है। तो क्या अपने आप फ्लो कर जाएगा क्या? नहीं। क्या अपने आप टैंक से पानी ऊपर चले जाता है क्या? नहीं। क्या करते हो आप? सोचो सोचो, क्या करते हो? मोटर चलाते हो, तो मोटर चलाते हो, जैसे ही मोटर का प्लग ऑन करते हो तो मोटर क्या करती है, जो नीचे पानी है टैंक में उसे या टेरेस तक ले जाती है। तो क्या आपने एक एक्सटर्नल एजेंट को यूज करा इन द फॉर्म ऑफ मोटर, ताकि आप पानी नीचे से ऊपर लेके जा सको। देखो ऊपर से अगर नीचे लेके आना है ना, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ऊपर पानी ऐसे डोलना स्टार्ट करो और अपने आप वो नीचे आ जाएगा। तो पानी का बहना फ्रॉम अपर हाइट टू लोअर हाइट, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ये अपने आप होता है, इसमें कोई भी एक्सटर्नल एजेंट की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर नीचे टैंक से आपको ऊपर टेरेस तक पानी लेके जाना है तो मोटर की आवश्यकता लगती है, मोटर लगती है। मोटर क्या है? एक एक्सटर्नल एजेंट है। तो अगर आपको स्पॉन्टेनियस प्रोसेस करवाने हैं तो आपको एक एक्सटर्नल एजेंट की नीड पड़ेगी। अरे बात समझ में। इसका देखो एक और एग्जांपल क्या दे रखा है, बर्निंग ऑफ फ्यूल। अब जैसे आप लोग सपोज करो लकड़ियां लिया है, वुड लिया है, सपोज करो, है ना, वुड लिया है, तो क्या वुड अपने आप जलने लग जाती है? नहीं, उसको आपको एक्सटर्नल एजेंट को काम करना पड़ता है, उसे आग लगानी पड़ती है, उसे हीट एनर्जी देनी पड़ती है, उसके बाद वो जलना स्टार्ट करती है। तो अगेन बर्निंग ऑफ फ्यूल क्या है? एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ऐसा प्रोसेस जो अपने आप नहीं हो सकता, ऐसा प्रोसेस जिसमें आपको एक एक्सटर्नल एजेंट की नीड पड़ेगी, उसके बाद ही आप इस प्रोसेस को करा सकते हो। और स्पॉन्टेनियस में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अपने आप होता है। नेचर में जितने भी प्रोसेस पाए जाते हैं सब के सब इरिवर्सिबल होते हैं एंड स्पॉन्टेनियस होते हैं। यहां पे देखो जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का सेकंड पॉइंट था, ऑल नेचुरल प्रोसेसेस आर इरिवर्सिबल एंड स्पॉन्टेनियस। जैसे देखो यार, आप लोग सपोज करो पानी ऊपर से नीचे लेके जा रहे हो, तो क्या वो अपने आप जा रहा है? बिल्कुल अपने आप जाता है, पानी ऊपर से नीचे तक अपने आप जाता है, तो इट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एंड इट इज इरिवर्सिबल ऑल्सो। ऐसा नहीं होगा कि यार आप उसे रिवर्स कर सकते हो, नीचे से ऊपर भेज सकते हो। अगर आपको नीचे से ऊपर भेजना पड़ेगा तो आपको एक एक्सटर्नल एजेंट की नीड पड़ेगी इन द फॉर्म ऑफ मोटर, करेक्ट। तो आप लोगों को यह ध्यान रखना है कि जितने भी नेचर में प्रोसेस हैं सब के सब क्या होते हैं? इरिवर्सिबल होते हैं एंड सब के सब क्या होते हैं? स्पॉन्टेनियस होते हैं। क्लियर है? अब देखिए, अब आप क्या क्राइटेरिया है किसी भी प्रोसेस का स्पॉन्टेनियस होने का? क्राइटेरिया फॉर अ प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस, ऐसा क्या क्राइटेरिया है जिससे प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस हम कह सकते हैं? दो क्राइटेरिया हैं। पहला क्या है? टेंडेंसी टू अटेन मिनिमम एनर्जी और मैक्सिमम स्टेबिलिटी। दुनिया में हर कोई मिनिमम एनर्जी स्टेट में रहना चाहता है या फिर मैक्सिमम स्टेबिलिटी में रहना चाहता है। आप यार छत पे चले गए और आपने पानी ले लिया, ये क्या है? सपोज करो वाटर है, ठीक है, और ये क्या है? आपका ग्राउंड है। तो आप क्या कर रहे हो? इस पानी को आप क्या कर रहे हो? ग्राउंड पे भेज रहे हो। तो पानी अपनी एनर्जी कम करना चाह रहा है। यहां पे अगर मैं ग्राउंड को रेफरेंस लेवल ले लूं तो पानी की कुछ ना कुछ क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है इन द फॉर्म ऑफ हाइट mgh। तो वो पोटेंशियल एनर्जी क्या करना चाह रहा है? कम करना चाह रहा है, अपनी एनर्जी कम करना चाह रहा है। तो दुनिया में हर कोई सिस्टम अपनी एनर्जी कम करना चाहता है, मिनिमम एनर्जी स्टेट पे लेके जाना चाहता है। और अगर उसकी मिनिमम एनर्जी रहेगी तो स्टेबिलिटी मैक्सिमम रहेगी। तो भैया दो क्राइटेरिया है अगर आपके प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस होना है। एक क्राइटेरिया क्या है? एनर्जी फैक्टर, एनर्जी क्या होनी चाहिए? मिनिमम होनी चाहिए। एनर्जी क्या होनी चाहिए? मिनिमम। और दूसरा क्राइटेरिया क्या है? टेंडेंसी टू अटेन मैक्सिमम रैंडमनेस, उसे हम एंट्रोपी फैक्टर बोल रहे हैं। मतलब एंट्रोपी मैक्सिमम होनी चाहिए। एंट्रोपी का मतलब क्या है? रैंडमनेस, मतलब डिसऑर्डरनेस। इधर और चाहो लिखो तो डिसऑर्डरनेस। तो जो सिस्टम जितना ज्यादा डिसऑर्डर रहेगा
उसकी उतनी ही ज्यादा टेंडेंसी रहेगी स्पॉन्टेनियस होने की, है ना। अभी देखना एंट्रोपी को और भी ज्यादा हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, अभी तो बस एक बार पहली बार इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आप लोगों के सामने। तो किसी भी प्रोसेस को अगर स्पॉन्टेनियस होना है तो दो तरीके हैं। एक तो है एनर्जी फैक्टर, एनर्जी क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए ताकि स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो सके। दूसरा क्या है, एंट्रोपी फैक्टर, एंट्रोपी क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। रैंडमनेस क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम। डिसऑर्डरनेस क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम, है ना। अब देखो एंट्रोपी हमने सुन तो लिया है लेकिन समझना भी है, मैथमेटिकली भी उसे देखना है। तो अब हमें एंट्रोपी समझनी है कि यार एंट्रोपी है क्या। तो एंट्रोपी क्या होती है, सबसे पहले देखो इसको किससे रिप्रेजेंट करा जाता है, एस से रिप्रेजेंट करा जाता है, ठीक है। एंट्रोपी क्या होती है, इट इज बेसिकली डिग्री ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस ऑफ द सिस्टम। एक सिस्टम कितना रैंडम है या फिर एक सिस्टम कितना डिसऑर्डर्ड है, वो उसकी एंट्रोपी बताती है। जितनी ज्यादा रैंडमनेस रहेगी उतनी ही ज्यादा एंट्रोपी रहेगी, ठीक है। अब देखो आप लोगों से अगर ये पूछूं कि मैं स्टेट फंक्शन है या पाथ फंक्शन है, बताइए। स्टेट फंक्शन है या पाथ फंक्शन है, भैया स्टेट फंक्शन है। मैं बहुत बार रिपीट कर चुका हूं, वापस रिपीट कर रहा हूं कि थर्मोडायनेमिक्स में केवल दो ही पाथ फंक्शन हैं। कौन कौन से, हीट एंड वर्क डन। इसके अलावा अगर कुछ भी लिखा हुआ हो तो वो कौन सा फंक्शन रहेगा, स्टेट फंक्शन रहेगा। हीट और वर्क ही होते हैं आपके पाथ फंक्शन। तो एंट्रोपी क्या होगी, स्टेट फंक्शन हो गई। इंटेंसिव प्रॉपर्टी या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, भैया एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, मास पे डिपेंड करती है एंट्रोपी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। अब सपोज करो आपकी कोई सी रिएक्शन हो रही है, या फिर देखो जैसे एंट्रोपी है, जैसे इंटरनल एनर्जी थी तो क्या हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकाल लेते थे, बिल्कुल। एंथैल्पी थी तो क्या हम चेंज इन एंथैल्पी निकालते थे, बिल्कुल। ऐसी एंट्रोपी में अगर आपको चेंज निकालना है डेल्टा एस, तो आप क्या करोगे, एंट्रोपी फाइनल स्टेट की माइनस एंट्रोपी इनिशियल स्टेट की, यही करोगे। एंट्रोपी में अगर चेंज निकालना है तो फाइनल माइनस इनिशियल कर देना। अब सपोज करो आपकी कोई रिएक्शन है, मतलब सपोज करो कुछ रिएक्टेंट्स हैं और वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, करेक्ट। अब देखो जैसे ये रिएक्टेंट है तो क्या इन रिएक्टेंट को मैं इनिशियल स्टेट बोल सकता हूं, बिल्कुल बोल सकता हूं, क्योंकि यार देखो कोई सी भी रिएक्शन होती है तो उसमें इनिशियली कौन प्रेजेंट होते हैं, सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट्स होते हैं, और फाइनली वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट्स में, करेक्ट। तो ये क्या है, आपकी फाइनल स्टेट है, ये क्या है, आपकी फाइनल स्टेट है। तो अगर सपोज करो कोई रिएक्शन दे रखी है जिसमें रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट्स में, और मैं चेंज इन एंट्रोपी निकालना चाहूं तो कैसे निकाल सकता हूं, समेशन एंट्रोपी, एक सेकेंड, समेशन मतलब एडिशन, है ना। समेशन एंट्रोपी किसके, प्रोडक्ट्स की, क्योंकि प्रोडक्ट क्या है, फाइनल स्टेट है, माइनस समेशन एंट्रोपी रिएक्टेंट की। तो इस फॉर्मूले से आप चेंज इन एंट्रोपी निकाल सकते हो एक पर्टिकुलर रिएक्शन में, क्योंकि देखो प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, फाइनल स्टेट होती हैं, रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, इनिशियल स्टेट होती है। तो फाइनल जो एंट्रोपी है, जो प्रोडक्ट्स की जो एंट्रोपी है, उन सबको ऐड कर लो, माइनस कर दो रिएक्टेंट्स की एंट्रोपी से, तो आप लोगों को चेंज इन एंट्रोपी मिल जाएगी उस रिएक्शन के लिए, चेंज इन एंट्रोपी मिल जाएगी उस रिएक्शन के लिए। आ रही है बात समझ में। अभी क्वेश्चन करेंगे हम लोग, है ना। देखो क्वेश्चन कराए बिना आप लोगों को नहीं भेजेंगे, क्वेश्चन बहुत सारे कराएंगे आपको। एक बार आप पहले समझिए कि यार ये होता क्या है, फील लीजिए, है ना। अब देखो एंट्रोपी निकालने के कुछ यार फॉर्मूले हैं, और कौन से प्रोसेस में हमको कौन सा फॉर्मूला लगाना है वो भी देखो। तो अगर सबसे पहले मैं आपको एक जनरल फॉर्मूला बताऊं कि यार एंट्रोपी का ये जनरल फॉर्मूला रहता है, तो जनरल फॉर्मूला क्या रहता है, डेल्टा एस। अगेन हम लोग एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी निकाल सकते हैं, हम लोग क्या निकालते हैं, चेंज इन एंट्रोपी। तो एन सी वी एल एन टी टू बाय टी वन प्लस एन आर एल एन वी टू बाय वी वन। ये क्या है, ये है भैया जनरल फॉर्मूला चेंज इन एंट्रोपी का। ये आपका क्या है, जनरल फॉर्मूला है चेंज इन एंट्रोपी का, ठीक है। ठीक है भैया, ये चीज समझे हम। अब देखो आपको अलग अलग प्रोसेसेस में ये फॉर्मूले का अलग अलग मॉडिफिकेशन हो सकता है। कैसे, अगर सपोज करो आपका जो प्रोसेस है, यहां पे लिख देते हैं, आपका जो प्रोसेस है रिवर्सिबल आइसोथर्मल है, आपका जो प्रोसेस है रिवर्सिबल है और आइसोथर्मल है। अब बताओ आइसोथर्मल है तो क्या मैं ये बोल सकता हूं इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर सेम है, T1 इज इक्वल टू व्हाट, T2 ना। रिवर्सिबल है और आइसोथर्मल है तो T1 इज व्हाट, इक्वल टू T2,
करेक्ट। तो T1 T2 अगर बराबर है तो जब इस वाले एक्सप्रेशन में आप रखोगे T2 और T1 तो वो कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ln1 आ जाएगा। ln1 क्या होता है, ln1 क्या होता है, लॉग के अंदर अगर 1 आ जाती है वैल्यू तो क्या हो जाता है, 0। तो ये जो पहला टर्म है ये गायब हो जाएगा। तो आपका जो चेंज इन एंट्रोपी है ये सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, nR ln V2 अपॉन V1। बोलो हाँ या ना, हाँ या ना। T1 और T2 बराबर हो गया ना, तो अंदर क्या आ जाएगा, ln1 आ जाएगा, और ln1 क्या चल रहा है, 0 चल रहा है। ठीक है। और अगर सपोज करो आपका प्रोसेस आइसोकोरिक है, आइसोकोरिक प्रोसेस है, तो आइसोकोरिक प्रोसेस है तो उसमें वॉल्यूम क्या रहेगी, कांस्टेंट, मतलब V1 इक्वल्स टू V2 रहेगा। वॉल्यूम क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो अब इसमें ये वाला टर्म V2 और V1 का रेशियो क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे ना। तो और ln1 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहां पे आपका जो डेल्टा S है वो क्या बन रहा है, NCV ln T2 बाय T1, ये वाला फॉर्मूला बन रहा है। अच्छा ये तो पता है नहीं यार, ये n क्या है, CV क्या है, यहाँ पे लिख देता हूं। n क्या है, ऑब्वियसली मोल्स है। ठीक है। CV ध्यान आ रहा है, पढ़ाया है, क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। जब आपकी वॉल्यूम कांस्टेंट है तो जो मोलर हीट कैपेसिटी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, CV। और जब कांस्टेंट प्रेशर होता है तो मोलर हीट कैपेसिटी को क्या कहा जाता है, CP कहा जाता है। तो भैया ये तो देखो जनरल फॉर्मूला है, ये तो जनरल फॉर्मूला है। जब टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, आपका वॉल्यूम भी चेंज हो रही है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है। अगर टेम्परेचर सेम है तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है, और अगर वॉल्यूम सेम है तो दूसरा वाला फॉर्मूला लगाना है। मेजॉरिटी केसेस में आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, मेजॉरिटी केसेस में, मतलब मेजॉरिटी केसेस में आपको प्रोसेस रिवर्सिबल और आइसोथर्मल ही दिया हुआ होगा, तो मेजरली आप ये वाला ही डब्बा यूज करने वाले हो। हालांकि मैंने आप लोगों को सारे केसेस बता दिए हैं कि यार ये आपके फॉर्मूले हो सकते हैं। क्लियर है, यहां तक कोई भी समस्या नहीं। ठीक है। अब देखो एंट्रोपी डिपेंड किस किस पे कर सकती है, ये भी चीज हम लोगों को देखते हुए चलनी है ना। एंट्रोपी किस किस पे डिपेंड करती है। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल स्टेट की। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल स्टेट की, एंट्रोपी की। तो खुद सोचो, तीन आपके पास फिजिकल स्टेट है ना, सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। सबसे ज्यादा रैंडमनेस या फिर सबसे ज्यादा डिसऑर्डरनेस किस में रहती है, किस में रहती है, ऑब्वियसली गैस में रहती है। गैस के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, रैंडमली इधर उधर मूव करते रहते हैं, तो गैस में सबसे ज्यादा रैंडमनेस है। तो एंट्रोपी गैस की सबसे ज्यादा होती है, बिल्कुल। फिर आपके लिक्विड की होती है, और एंट्रोपी सबसे ज्यादा किसकी होती है, सॉलिड की होती है। एंट्रोपी सबसे ज्यादा किसकी होती, सॉरी सबसे कम किसकी होती है, सॉलिड की होती है। सबसे ज्यादा किसकी होती है, गैस की होती है। गैस क्या कर रहा है, रैंडमली उसके पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। और जो सॉलिड है ना, और जो सॉलिड है वो तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं एक जगह फिक्स रहते हैं, बस ज्यादा से ज्यादा अपनी जगह पे वाइब्रेट कर सकते हैं, तो वहां पे रैंडमनेस क्या है, मिनिमम है। यहां चाहो तो लिख लो, यहां पे आपका मैक्सिमम रैंडमनेस है, यहां पे मैक्सिमम रैंडमनेस है, और यहां पे आपका मिनिमम रैंडमनेस है, मिनिमम रैंडमनेस है। हाँ या ना, समझ में आए, ऑब्वियसली बात है यार, है ना। गैस के मॉलिक्यूल्स ज्यादा मूव करते हैं, रैंडमली मूव करते हैं, तो वहां पे रैंडमनेस ज्यादा, तो एंट्रोपी भी सबसे ज्यादा। तो एक पॉइंट मैं यहां पे ये कह सकता हूं कि जितना ज्यादा गैशियस नेचर होएगा उतनी ही ज्यादा एंट्रोपी रहेगी। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है, क्योंकि जितना ज्यादा गैशियस नेचर होगा उतनी ही ज्यादा डिसऑर्डरनेस रहेगी, उतनी ही ज्यादा रैंडमनेस रहेगी, और उतनी ही ज्यादा क्या होगी, एंट्रोपी होगी। तो यहां से एक पॉइंट क्या लिखा जा सकता है, मोर द गैशियस नेचर, जितना ज्यादा गैशियस नेचर रहेगा, मोर इज द रैंडमनेस, उतना ही ज्यादा रैंडमनेस रहेगी और उतनी ही ज्यादा एंट्रोपी रहेगी। मोर इज द एंट्रोपी, मोर इज द एंट्रोपी, करेक्ट। अच्छा, अब एक पॉइंट याद आ रहा है कि डेल्टा एनजी बताया था मैंने आपको। डेल्टा एनजी क्या होता है बताइए जरा, मैं वापस लिख सकता हूं। कोई सी भी अगर रिएक्शन दे रखी है तो उसमें डेल्टा एनजी कैसे निकालते हो, सम ऑफ मोल्स ऑफ गैशियस प्रोडक्ट, आपको गैशियस प्रोडक्ट लेने हैं, ठीक है, उसमें से माइनस कर देना है सम ऑफ मोल्स ऑफ गैशियस रिएक्टेंट, करेक्ट है, हाँ या ना।
आपको गैसियस प्रोडक्ट लेने हैं, उसमें से आपको गैसियस रिएक्टेंट्स माइनस कर देने हैं। तो ये आपका क्या निकल जाता है, ये क्या निकल जाता है, डेल्टा एनजी निकल जाता है। करेक्ट। अब सपोज करो आपका डेल्टा एनजी पॉजिटिव आ रहा है, आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है यार। सपोज करो डेल्टा एनजी पॉजिटिव आ रहा है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि सम ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट वो ज्यादा है एज कंपेयर टू मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट? बिल्कुल, प्रोडक्ट के गैसियस मोल ज्यादा है ना रिएक्टेंट से, तभी तो यार क्या आ रही है, चीज पॉजिटिव आ रही है। करेक्ट, डेल्टा एनजी क्या आ रहा है, पॉजिटिव। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जब हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं, जब हम, ध्यान से सुनना है बात है ना, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं तो प्रोडक्ट में गैसियस मोल बढ़ रहे हैं, तो क्या हमारी एंट्रोपी भी बढ़ेगी? बिल्कुल, क्योंकि जितना ज्यादा गैसियस नेचर बढ़ेगा उतनी ही ज्यादा एंट्रोपी रहेगी। ये एंट्री लिख दिया है है ना, एंट्री नहीं है, मोर एज एंट्रोपी, इसको सही कर लो यार। ठीक है, उतनी ही ज्यादा क्या रहने वाली है, एंट्रोपी रहने वाली है। तो प्रोडक्ट के साइड हम जा रहे हैं तो आपका गैसियस नेचर बढ़ रहा है डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 में, तो आपकी एंट्रोपी भी बढ़ेगी। तो यहां से क्या बोल सकता हूं, डेल्टा एस इज ऑल्सो व्हाट, पॉजिटिव। अगर डेल्टा एन जी नेगेटिव आ चुका है, डेल्टा एन जी नेगेटिव आ चुका है, इसका मतलब जब हम प्रोडक्ट की साइड जा रहे हैं तो गैसियस मोल कम हो रहे हैं, रिएक्टेंट की साइड ज्यादा थे और प्रोडक्ट के साइड गैसियस मोल कम हो रहे हैं, तो आपका एंट्रोपी भी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि गैसियस नेचर कम हो रहा है। और अगर डेल्टा एनर्जी 0 आ चुका है, मतलब रिएक्टेंट की तरफ और प्रोडक्ट की तरफ गैसियस मोल्स बराबर हैं, तो आपकी एंट्रोपी में चेंज नहीं आएगा, एंट्रोपी में चेंज नहीं आएगा। इन 3 पॉइंट्स को ध्यान रखना। डेल्टा एनजी आपको निकालने आता है, डेल्टा एनजी की हमने प्रैक्टिस ऑलरेडी कर रखी है ना। तो ये जितने भी आपको पॉइंट्स बताए जा रहे हैं ये भैया सवाल में इजीली कन्वर्ट हो सकते हैं, देखेंगे क्वेश्चन, है ना, लेकिन ये इजीली सवाल में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो इन सभी पॉइंट्स का आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। और देखो भैया अब क्या है, नेक्स्ट आपका एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग फेज ट्रांजिशन। मतलब सपोज करो कोई सा भी आपका सब्सटेंस है वो सॉलिड में, वो लिक्विड में जा रहा है, तो क्या एंट्रोपी चेंज होगी? लिक्विड का गैस में जा रहा है तो क्या एंट्रोपी चेंज होगी? तो हमको एंट्रोपी चेंज पढ़ना है जब फेज चेंज हो रहा है, फेज में ट्रांजिशन हो रहा है, तो क्या एंट्रोपी में चेंज आएगा? सबसे पहले क्या बोल रहा है, एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन बोल रहा है। तो पहले तो मुझे ये बताइए कि फ्यूजन प्रोसेस क्या होता है। फ्यूजन प्रोसेस क्या होता है? फ्यूजन प्रोसेस हो गया जब आपका सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में, ठीक है। तो देखो फेस चेंज हो रहा है, बिल्कुल यार फेस चेंज हो रहा है। ऐसे मान लीजिए जैसे पानी का सॉलिड फॉर्म है वो लिक्विड फॉर्म में जा रहा है, तो अगर फेज चेंज हो रहा है तो एंट्रोपी चेंज क्या होएगा? तो अगर सॉलिड से लिक्विड जा रहा है तो उसको हम बोलेंगे एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन। अब इसको हम डिफाइन कैसे कर रहे हैं? इसको डिफाइन करेंगे एंट्रोपी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ अ सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। ऑब्वियसली बात है, जब सॉलिड लिक्विड में जाता है तो उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। तो जब 1 मोल ऑफ सॉलिड चेंज करेगा लिक्विड में, तो इस दौरान जितनी भी आपकी एंट्रोपी चेंज रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे? एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन बोलेंगे। अब देखो एंट्रोपी का आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी आना चाहिए। जैसे देखो यहाँ पे मैंने आप लोगों को एंट्रोपी इंट्रोड्यूस करी, क्या मैंने बेसिकली बोला? एंट्रोपी है क्या आपका कि यार डिग्री ऑफ रैंडमनेस या फिर आपका डिसऑर्डरनेस का मेजर रहता है एंट्रोपी। तो अगर यहां पे भी मैं आपको लोगों को बताऊं कि हम लोग निकाल कैसे सकते हैं एंट्रोपी को, तो आप चेंज इन एंट्रोपी एक और तरीके से निकाल सकते हो, क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। ये भी एक फॉर्मूला है चेंज इन एंट्रोपी का। क्या है? क्यू रिवर्सिबल, मतलब जो यार हीट एक्सचेंज हो रही है वो क्यू हो गई, है ना, अपॉन जिस टेम्परेचर पे हो रही है। तो क्यू बाई टी, क्यू बाई टी मतलब हीट एनर्जी बाई टी, ये भी क्या होता है आपका? डेल्टा एस होता है। अब देखो जैसे हम लोग क्या कर रहे थे, फेस चेंज के दौरान एंट्रोपी देख रहे हैं। तो सपोज करो आपका जैसे सॉलिड से लिक्विड जा रहा है तो फेस चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है? फ्यूजन हो रहा है। तो एंट्रोपी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड चेंजेस टू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो अगर मैं यहां पे डेल्टा एस फ्यूजन लिखना चाहूं तो मुझे ये बताओ कि अगर सॉलिड से लिक्विड वो जा रहा है तो जो हीट एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, क्या मैं उसे ये लिख सकता हूं? डेल्टा एच फ्यूजन लिख सकता हूं। बिल्कुल। एंथैल्पी बेसिकली क्या बताती है? एंथैल्पी बेसिकली क्या बताती है? हीट कंटेंट ही तो बताती है।
तो मैंने ऊपर क्या लिख दिया, डेल्टा एच फ्यूजन, और नीचे क्या आएगा, टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या आएगा, मेल्टिंग पॉइंट। एमपी क्या है, एमपी क्या है, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट आ रही है बात समझ में। तो बेसिकली ये क्या लिखा है हमने, डेल्टा एस इज क्यू बाई टी ही लिखा है, लेकिन क्यू को किस फॉर्म में लिख लिया, एंथैल्पी के फॉर्म में। और एंथैल्पी कौन सी, फ्यूजन, क्योंकि सॉलिड किस में जा रहा है, लिक्विड में। और कौन से टेम्परेचर पे जा रहा है, मेल्टिंग पॉइंट पे, तो टेम्परेचर ले लिया मैंने, मेल्टिंग पॉइंट। अरे बात समझो, तो हमने बेसिक फॉर्मूला हम यही यूज कर रहे हैं, डेल्टा टी इज व्हाट, क्यू बाय टी। तो क्यू हमने किस फॉर्म में ले लिया है, ये हमने एंथैल्पी के फॉर्म में ले लिया है। और टेम्परेचर तो टेम्परेचर है भैया, है ना, मेल्टिंग पॉइंट पे था तो मेल्टिंग पॉइंट हो गया, करेक्ट। अब ऐसे ही देखो क्या है, एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन। अब भैया वेपराइजेशन कब होता है, वेपराइजेशन होता है जब लिक्विड कन्वर्ट होता है गैस में, हाँ या ना। तो एंट्रोपी चेंज, जब एक मोल लिक्विड का चेंज कर जाए वेपर में, उसको, अच्छा लिक्विड जब गैस में जा रहा है, या लिक्विड जब गैस की जगह, और एक बेहतर टर्म यूज कर लो, वेपर में, तो वो कौन सा टेम्परेचर रहता है, बॉइलिंग पॉइंट उसका। तो जब बॉइलिंग टेम्परेचर पे, बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर पे एक मोल लिक्विड का कन्वर्ट हो जाए उसके वेपर्स में, तो इस दौरान जो भी एंट्रोपी चेंज आ रहा है उसे हम क्या बोल रहे हैं, एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन। मतलब डेल्टा एस क्या चीज, वेपराइजेशन, इज इक्वल्स टू हीट एक्सचेंज कितना होगा, डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन कौन सा टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट। तो बीपी क्या है आपका, बॉइलिंग पॉइंट। बीपी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। बोलो हाँ या ना, क्या ये बात समझ में आई है। तो एंट्रोपी वेपराइजेशन की क्या हो जाएगी, डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन बॉइलिंग पॉइंट जो टेम्परेचर है ना। तो देखो सब में ही सेम चल रहा है। अब जैसे देखो आपका एक और प्रोसेस क्या हो सकता है, सब्लिमेशन हो सकता है, एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है, जब आपका सॉलिड डायरेक्टली गैस में या फिर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए, हाँ या ना, सही है। तो इस दौरान जब आप एक मोल सॉलिड लोगे, वो चेंज कर जाए किस पे, वेपर में, तो इस दौरान जो भी एंट्रोपी चेंज हो रही है उसे मैं क्या बोलूंगा, डेल्टा एस सब्लिमेशन या फिर एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन। तो मतलब डेल्टा एस सब्लिमेशन क्या हो गया, डेल्टा एच सब्लिमेशन अपॉन सब्लिमेशन टेम्परेचर। टेम्परेचर लोगे तो कौन सा ले लोगे, सब्लिमेशन टेम्परेचर ले लोगे, जिसपे सब्लिमेशन प्रोसेस हो रहा है। एस टी क्या हो जाएगा, एस टी क्या हो जाएगा, सब्लिमेशन टेम्परेचर। सब्लिमेशन टेम्परेचर, हाँ या ना। तो ये आपके कुछ बेसिक फॉर्मूलेज हैं। देखो यार, इन फॉर्मूलों को आपको ध्यान रखना है। जितने भी ये डब्बे में मैंने फॉर्मूले बनाए हैं, ये वाला, ये हो गया एक फॉर्मूला आपका, और भैया ये हो गया। तो इनको भैया जरूर हमें ध्यान रखना है ना, इनको हमें बिल्कुल 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 ध्यान रखना है ना, क्योंकि देखो डायरेक्टली सवाल पूछा जाएगा, है कुछ भी नहीं यार। डेल्टा एस पूछ रहा है तो ऊपर क्या डाल दो, एंथैल्पी, नीचे क्या डाल दो, जिस टेम्परेचर पे वो रिएक्शन हो रही है, वो कन्वर्जन हो रहा है, वो फेस चेंज जिस टेम्परेचर पे हो रहा है, मेल्टिंग पॉइंट पे हो रहा है तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट पे हो रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट, सब्लिमेशन टेम्परेचर पे हो रहा है तो सब्लिमेशन टेम्परेचर डाल देंगे। अरे बात समझ में। तो ये सारी चीजें हैं आपकी एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग फेज ट्रांजिशन, जब फेज चेंज हो, ठीक है। अच्छा, और क्या बातें हैं, अब सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक बार देख लीजिए एंट्रोपी चेंज का। अब ये पहली बात तो इन पॉइंट्स को पढ़ाने से पहले सबसे पहले बात कि इन पॉइंट्स को आपको याद रखना है, क्योंकि यहां से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपसे, डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपसे यहां से पूछे जा सकते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात क्या है, एंट्रोपी ग्रेफाइट की ज्यादा है एज कंपेयर टू एंट्रोपी ऑफ डायमंड। बिल्कुल सही है यार, है ना, क्योंकि देखो आपके ग्रेफाइट में क्या रहता है, लेयर्ड स्ट्रक्चर रहता है। ये मतलब जब पी ब्लॉक पढ़ते हैं तो हम लोग इसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, ग्रेफाइट का बेसिकली लेयर्ड स्ट्रक्चर रहता है। 3 तो इसमें भयंकर कोवलेंट बॉन्ड्स रहते हैं, और एक वेंडरवॉल फोर्सेस जैसे 2 लेयर के बीच में बॉन्ड्स रहते हैं। तो वो लेयर क्या करती है, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकती है, तो एंट्रोपी बढ़ जाती है, रैंडमनेस बढ़ जाती है। और ग्रेफाइट बहुत हार्ड होता है, वहां पे एक कार्बन भयंकर 4 कोवलेंट बॉन्ड्स बनाता है, बहुत तगड़े तगड़े, बहुत खतरनाक नेटवर्क सॉलिड टाइप बनता है ना। तो आपका एंट्रोपी वहां पे कम हो जाती है। तो एंट्रोपी किसकी ज्यादा है, ग्रेफाइट की ज्यादा है एज कंपेयर टू डायमंड, सही है। अच्छा, इन रस्टिंग ऑफ आयरन, जब जंग लग जाती है आयरन को, तो एंट्रोपी क्या करती है, इंक्रीज कर जाती है, रैंडमनेस इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। ये चीज हमें ध्यान रखनी है भैया, ये सारी चीजें ध्यान रखने वाली है ना, याद रखनी है, इनसे डायरेक्ट सवाल पूछे जाएंगे। जब आप बॉइलिंग करते हो किसी भी एग की, ऑन बॉइलिंग ऑफ एग,
उस एग के अंदर डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन होता है। क्या होता है? डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन होता है। और इस प्रोसेस के दौरान एंट्रोपी अगेन इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। तो जब भी आप बॉईल करोगे एग को, है ना, तो आपकी एंट्रोपी इंक्रीज करेगी, रैंडमनेस इंक्रीज करेगी, है ना, डिसऑर्डरनेस इंक्रीज करेगी, रैंडमनेस इंक्रीज करेगी ऑन बॉइलिंग एग, ठीक है। अच्छा, अब ऐसे ही जैसे रबर है, तो रबर को जब आप स्ट्रेट करते हो, स्ट्रेचिंग ऑफ रबर कर रहे हो, आप स्ट्रेच कर रहे हो रबर को, तो एंट्रोपी क्या कर जाती है? डिक्रीज कर जाती है, एंट्रोपी डिक्रीज कर जाती है। जैसे देखो रबर ऐसा है, सपोज करो ऐसा है, ऐसा है रबर, है ना। तो अभी आपने स्ट्रेच नहीं कर रखा है, और जैसे ही आप उसे स्ट्रेच करते हो तो ये यहां पे ऐसे हो जाता है, और ये जो मैंने बॉन्ड्स दिखाई है, जो मैंने चेन्स दिखाई हैं, ये एकदम स्ट्रेट हो जाती हैं। तो यहां पे ये क्या हो जाता है? यहां पे ये एकदम रिजिडनेस आ जाती है ना, रैंडमनेस डिक्रीज हो जाती है। तो यहां पे रैंडमनेस डिक्रीज हो जाती है, रिजिडनेस आ जाती है, और रैंडमनेस डिक्रीज होने के कारण एंट्रोपी भी डिक्रीज हो जाती है। आई है बात समझ में? तो ये जो पॉइंट्स हैं याद रखने हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स थे जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे कवर कर लिए। ध्यान रखना है भैया, जो चीज़ बताई जा रही है उसको स्पेशली ध्यान रखो, क्योंकि वहाँ से सवाल पूछा जा सकता है आप लोगों से। तो इस बात को हमें खास तौर पे ध्यान रखना है, जितने भी आपको पॉइंट्स अभी लिखवाएं, ठीक है। चलो आगे देखो यार, आगे देखो। अब क्या है, एंट्रोपी चेंज हमें देखना है। पहले रिवर्सिबल प्रोसेस में देखेंगे, फिर आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस में देखेंगे। हमें ये पता है कि यार जो आपका रिवर्सिबल प्रोसेस है, मैंने आप लोगों को बकायदा पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हैं, रिवर्सिबल क्या होता है, इरिवर्सिबल क्या होता है। तो जो आपका रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, क्या ये प्रोसेस आपका इक्विलिब्रियम में रहता है? क्या ये प्रोसेस आपका हमेशा इक्विलिब्रियम में रहता है? बिल्कुल, इट इज अ वेरी 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 स्लो प्रोसेस। इट टेक्स इनफाइनाइट स्टेप्स टू कंप्लीट इट। ये हर स्टेप में क्या रहता है? हर स्टेप में क्या रहता है? आपका इक्विलिब्रियम पे रहता है, करेक्ट। तो जो भी आपका प्रोसेस इक्विलिब्रियम पे रहेगा उसे मैं रिवर्सिबल बोल सकता हूं। तो रिवर्सिबल प्रोसेस में आपका एंट्रोपी यूनिवर्स की या फिर एंट्रोपी टोटल, मतलब एंट्रोपी टोटल लिखा हुआ हो या एंट्रोपी यूनिवर्स लिखा हुआ, एक ही बात है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स या फिर टोटल एंट्रोपी क्या रहती है? जीरो रहती है। कोई भी एंट्रोपी चेंज नहीं आता है रिवर्सिबल प्रोसेसेस में, यूनिवर्स की एंट्रोपी में। अच्छा, अगर मुझे यूनिवर्स की एंट्रोपी लिखनी है तो डेल्टा एस यूनिवर्स को या फिर डेल्टा एस टोटल को मैं क्या लिख सकता हूं? डेल्टा एस सिस्टम प्लस चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग। सही बात है, हमें पता है ना यार, आपका जो यूनिवर्स है वो किस किस से बना हुआ है? वो बना हुआ है भैया सिस्टम से और सराउंडिंग से, इन दो चीजों से ही तो बना हुआ है आपका यूनिवर्स। तो जो चेंज इन यूनिवर्स है वो किसके बराबर होगा? चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम प्लस चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग। अब अगर प्रोसेस रिवर्सिबल है तो मतलब चीजें क्या हैं? इक्विलिब्रियम में है। चीजें क्या हैं? इक्विलिब्रियम में। तो अगर इक्विलिब्रियम में है चीजें, तो आपका जो एंट्रोपी है चेंज यूनिवर्स की या टोटल की, वो क्या है? जीरो। देयरफॉर यहां से मैं क्या बोल सकता हूं? डेल्टा एस सिस्टम इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एस सराउंडिंग। मतलब जो भी चेंज होगा सिस्टम में उसका नेगेटिव चेंज हो जाएगा सराउंडिंग में। अगर एंट्रोपी बढ़ रही है सिस्टम की तो सराउंडिंग की कम हो जाएगी, अगर सराउंडिंग की बढ़ रही है तो सिस्टम की कम हो जाएगी, और दोनों सेम क्वांटिटी से होगा, ताकि डेल्टा एस यूनिवर्स या फिर डेल्टा एस सिस्टम वो भैया जीरो हो सके। ठीक है, कौन से प्रोसेस में बात कर रहे हैं? रिवर्सिबल प्रोसेस में बात कर रहे हैं, जिसमें आपका इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड होता है, जिसमें आपका इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड होता है। बोलो हाँ या ना, क्या ये बात समझ में आई है? ठीक है, अब हम चलते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब इरिवर्सिबल प्रोसेस हमें पता है कि यार यहाँ पे कोई इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं होता है। यहाँ पे इक्विलिब्रियम रहता है तो सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन में होता है। रिवर्सिबल में तो हर पोजीशन पे आपका इक्विलिब्रियम होता है, यहाँ पे इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ही होता है। लेकिन हमें इतना पता है कि आपका जो इरिवर्सिबल प्रोसेस है वो प्रोसेस कौन से होते हैं? स्पॉन्टेनियस होते हैं।
मैंने जब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस स्टार्टिंग में स्टार्ट किए थे तो आप लोगों को क्या बताया था, जितने भी नेचर में प्रोसेस हैं वो सारे इरिवर्सिबल हैं और स्पॉन्टेनियस हैं। तो जितने भी इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं ना वो क्या रहते हैं, स्पॉन्टेनियस रहते हैं। और आपका जो भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या फिर जो भी प्रोसेस इरिवर्सिबल है वहां पे यूनिवर्स की एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है, हमेशा बढ़ती है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। मतलब एक इरिवर्सिबल प्रोसेस में, मतलब एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीजेस, ऑलवेज इंक्रीजेस। ठीक है, इसको मैं एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स को क्या बोल सकता हूं, डेल्टा एस सिस्टम का प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग का। इरिवर्सिबल प्रोसेस में वो हमेशा क्या करेगा, इंक्रीज होएगा, वो हमेशा क्या करेगा, इंक्रीज होएगा। ठीक है, देखो यही जो मैंने अभी लिखा है दिस इज बेसिकली सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, है ना। देखो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अगर आप लोगों को बताऊं तो ये रहा। अब जैसे देखो यार, हमने जैसे फर्स्ट लॉ पढ़ा था उस टाइम पे मैंने आपको क्या बोला था कि यार ये जो लॉज हैं, जो आपके थर्मोडायनेमिक्स के लॉज हैं, इनके यार कोई ऐसा सर पाव नहीं है ना, इनका ऐसा कोई डेरिवेशन नहीं है, ये चीज देखी जाती है, ऐसी ये चीज ऑब्जर्व करी जाती है। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी देखो क्या बोल रहा है, इन एनी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, अगर कोई सा भी प्रोसेस ऑफ स्पॉन्टेनियस है तो एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीजेस, एंट्रोपी यूनिवर्स की हमेशा इंक्रीज करेगी। तो अगर एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स है ना, इसको चाहो तो आप टोटल भी बोल सकते हो, डेल्टा एस यूनिवर्स लिखा हो या फिर डेल्टा एस टोटल लिखा हो, बात क्या है, एक बात बराबर है। ठीक है, तो अगर एंट्रोपी यूनिवर्स की इंक्रीज कर रही है इसका मतलब प्रोसेस क्या है, स्पॉन्टेनियस है। इसका मतलब प्रोसेस क्या है, स्पॉन्टेनियस है। अगर एंट्रोपी यूनिवर्स की डिक्रीज कर रही है, मतलब यार ऐसा कोई प्रोसेस है जिसमें एंट्रोपी यूनिवर्स की, टोटल एंट्रोपी की बात कर रहे हैं, मतलब सिस्टम प्लस सराउंडिंग दोनों आपको काउंट करने हैं, उसमें एंट्रोपी क्या कर गई, डिक्रीज कर गई। इसका मतलब प्रोसेस क्या हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। इसका मतलब प्रोसेस क्या हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। और अगर यूनिवर्स की एंट्रोपी या फिर टोटल एंट्रोपी मान लीजिए जीरो आ गई, तो जैसे ही एंट्रोपी जीरो आती है तो मैं क्या बोल सकता हूं, देखो यहां पे वापस चलो, यहाँ पे चलिए देखिए, एंट्रोपी यूनिवर्स की अगर जीरो आती है तो क्या मैं बोल सकता हूं, प्रोसेस आपका रिवर्सिबल है या फिर इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है। तो यहां पे मैं क्या बोल सकता हूं, डेल्टा एस यूनिवर्स अगर जीरो आ चुका है तो प्रोसेस इज इन इक्विलिब्रियम, बढ़िया इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो चुका है। यह है आपका सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखो इनके प्रूफ नहीं है भैया कोई, है ना, इनके प्रूफ नहीं है, इनको हमको ऐसे ही समझना पड़ेगा कि हाँ यार ऐसा होता है। ठीक है, अगर जो भी बच्चा इससे एकदम पीस आउट कर लेगा कि हाँ यार चलो भैया यार ऐसे होता है, ठीक है, अब जब क्वेश्चन करेंगे तो और ज्यादा हम लोग इसकी फील ले लेंगे, तो वो बच्चा भैया सुखी रहेगा, है ना। इसके कोई मतलब लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के कोई भी सर पाँव नहीं है। फर्स्ट लॉ भी क्या है यार, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अब इसको कैसे प्रूफ करें भैया, प्रूफ नहीं किया जा सकता है ना, इतनी सारी एनर्जीज हैं इस यूनिवर्स में, है ना, लेकिन उन सब का जो सम है वो क्या है, कांस्टेंट है, वो बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाए जा रही है। ठीक है, तो ये क्या है, एक प्रैक्टिकल लॉ है। ऐसी जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ये क्या है, एक प्रैक्टिकल लॉ है, इनका एज सच सर पाँव नहीं है, लेकिन हाँ जो लॉ है वो मैंने आपको ये बता दिया है, करेक्ट। तो हम लोगों ने एंट्रोपी पहले इंट्रोड्यूस करी, उसके बाद एंट्रोपी से हम लोगों ने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। अब ऐसे ही एक और आपकी प्रॉपर्टी है, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, जिसे हम क्या बोलते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी। किसे रिप्रेजेंट करते हैं, जी से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, है क्या पहले ये समझो। देखो जो गिब्स एनर्जी है इज अ थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी, बिल्कुल जैसे यार इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, ये सब क्या है, एक थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी है। ऐसे ही गिब्स फ्री एनर्जी भी क्या है, एक थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी है। किसके लिए काम आती है, विच इज यूज्ड टू मेजर द कैपेसिटी ऑफ सिस्टम टू डू यूजफुल वर्क। हाँ जी भैया, डेल्टा जी आपको क्या बताता है, यूजफुल काम या फिर एफिशिएंसी के बारे में बताता है डेल्टा जी। मतलब देखो यार, सुनो मेजॉरिटी ऑफ केसेस में थर्मोडायनेमिक्स में आप कैसा सिस्टम लेते हो, आप यार ऐसा सिस्टम लेते हो, ये आपका सपोज करो गैस होता है, ठीक है ना, ये गैस रहती है,
ये आपका क्या रहता है, पिस्टन रहता है, और पिस्टन आपकी ऊपर नीचे मूव कर सकती है ना। मेजॉरिटी केसेस में आप यही सिस्टम लेते हो, या तो आप पिस्टन को मतलब पिस्टन को ऊपर से नीचे लाओगे तो गैस को कंप्रेस कर सकते हो या एक्सपैंड कर सकते हो। तो दो तरीके के वर्क रहते हैं आपके, दो तरीके के काम रहते हैं। अगर ये सिस्टम है तो दो तरीके के काम रहते हैं। एक रहता है आपका प्रेशर वॉल्यूम वर्क, ठीक है, और एक रहता है आपका यूजफुल वर्क। करेक्ट। तो मतलब प्रेशर वॉल्यूम वर्क मतलब जो गैस है वो एक्सपेंशन में या कंप्रेशन में जो काम कर रही है वो हमारे लिए एज सच काम का नहीं है। ये जो प्रेशर वॉल्यूम वर्क रहता है ये बेसिकली नॉन यूजफुल वर्क है, इसका एज सच कोई काम नहीं है। बस ये क्या कर रहा है, गैस को एक्सपैंड कर रहा है, गैस को कंप्रेस कर रहा है, तो ये आपका नॉन यूजफुल वर्क है, इससे एज सच हमें कोई भी बेनिफिट नहीं हो रहा है। लेकिन असली में अंदर जो काम हो रहा है उसे कौन बताता है, यूजफुल वर्क बताता है। और इस यूजफुल वर्क का ही मेजर कौन देता है हमें, डेल्टा जी देता है, गिब्स फ्री एनर्जी देता है। तो दो तरीके के काम है, एक तो भैया हमारे लिए काम का नहीं है ना, कौन सा, जो गैस एक्सपेंशन कर रही है और जो कंप्रेशन कर रही है, ठीक है। एक है जो असली अंदर असली में जो काम हो रहा है आपका, वो है आपका यूजफुल वर्क, कि यार कितना आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा रहा है, कैसे जा रहा है, क्या प्रोसेस फॉलो कर रहा है, तो वो है आपका यूजफुल वर्क। वो आपको कौन बताता है, गिब्स फ्री एनर्जी बताता है, ठीक है। तो गिब्स फ्री एनर्जी क्या कर रहा है, इट इज यूज्ड टू मेजर द कैपेसिटी ऑफ सिस्टम टू डू यूजफुल वर्क, कि यार हमारा जो सिस्टम है वो कितना लायक है यूजफुल वर्क करने में, ये हमें बताता है गिब्स फ्री एनर्जी। And it is the ultimate criteria. It is used to predict the spontaneity of a process. Ultimate criteria ये देखो, अल्टीमेट क्राइटेरिया अगर आपको किसी भी प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी जाननी है तो, क्योंकि देखो अभी तक हम क्या पढ़ के आए हैं कि अगर आपको स्पॉन्टेनियस है या प्रोसेस या नॉन स्पॉन्टेनियस है ये निकाल लो। डेल्टा एस यूनिवर्स बढ़ रहा है तो स्पॉन्टेनियस, घट रहा है तो नॉन स्पॉन्टेनियस, जीरो आ रहा है तो इक्विलिब्रियम है ना। लेकिन डेल्टा एस यूनिवर्स से भी एक बेहतर क्वांटिटी है, वो क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी का चेंज। गिब्स फ्री एनर्जी का चेंज आपको बताएगा कि कौन सा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, कौन सा प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है, कौन सा प्रोसेस इक्विलिब्रियम में। अभी मैं आप लोगों को समझाऊंगा। ये बताइए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है इंटेंसिव, बिल्कुल एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन मास, ये डिपेंड करती है मास पे, इट डिपेंड्स ऑन मास, बिल्कुल मास पे डिपेंड करती है, बिल्कुल करती है। एंड इट इज अ स्टेट फंक्शन, सही बात है। पाथ फंक्शन तो भैया दो ही है ना, हीट और वर्क, उसके अलावा दुनिया क्या है, स्टेट फंक्शन है, ठीक है। अब देखो एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है और उससे फिर मैं डेल्टा एस यूनिवर्स और डेल्टा जी इन दोनों को रिलेट करने वाला हूं, ठीक है। क्या है आपका, जैसे देखो गिब्स फ्री एनर्जी आप कैसे निकाल सकते हो, अगर ये स्टेट फंक्शन है तो मैं सीधा सीधा क्या बोल सकता हूं, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, क्या बोल सकता हूं, गिब्स फ्री एनर्जी फाइनल माइनस गिब्स फ्री एनर्जी इनिशियल। देखो ना यार, आपका स्टेट फंक्शन किस पे डिपेंड करता है, फाइनल स्टेट पे और इनिशियल स्टेट पे, तो फाइनल की गिब्स फ्री एनर्जी ले लो माइनस इनिशियल से कर दो तो आपके पास डेल्टा जी आ जाएगा। अब डेल्टा जी निकालने का एक और फॉर्मूला क्या रहता है, जी निकालने का फॉर्मूला रहता है गिब्स फ्री एनर्जी का H माइनस टी एस, H माइनस टी एस। H क्या है एंथैल्पी, T क्या है टेम्परेचर, S क्या है एंट्रोपी। तो अगर मैं चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी निकालना चाहूं तो क्या निकालूंगा, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच, और टेम्परेचर कांस्टेंट मानते हुए चल रहे हैं तो T डेल्टा एस। ये आपका एक फॉर्मूला आ रहा है जिसकी हेल्प से आप चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी निकाल सकते हो। डेल्टा जी इज व्हाट, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, टी डेल्टा एस, ठीक है। एक फॉर्मूला हो गया डेल्टा जी का, ये रहा। अच्छा भैया और कौन सा फॉर्मूला हो सकता है, और देखिए अब देखो अगेन यार, जो आपकी डेल्टा जी है दो हो सकती है, डेल्टा जी सिस्टम की हो सकती है, डेल्टा जी सराउंडिंग की हो सकती है। देखो यार अभी हो सकता है कि यार चीज़ें थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लग रही है ना, क्योंकि बहुत सारी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज आ चुकी हैं, लेकिन जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे, प्रैक्टिस सेशन अटेंड करेंगे, तो चीज़ें बहुत आराम से बहुत शानदार तरीके से दिमाग में सेटल हो जाएंगी। तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है कि ये क्या चल रहा है, सुनते जाइए, समझते जाइए, फॉर्मूले सारे लेते जाइए, फिर इनका एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो एक फॉर्मूला तो मैंने आपको थर्मोडायनेमिक्स का मतलब गिब्स फ्री एनर्जी का ये बता दिया, करेक्ट। और क्या फॉर्मूला है, अब देखो चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी सिस्टम की भी हो सकती है, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी सराउंडिंग की भी हो सकती है। तो आपका फॉर्मूला क्या है सिस्टम का,
डेल्टा जी ऑफ सिस्टम, जो चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी है किसकी, सिस्टम की, दैट इज इक्वल टू माइनस टी इंटू डेल्टा एस टोटल। ये एक और आपका फॉर्मूला आ रहा है डेल्टा जी का, ध्यान से सुनना, डेल्टा जी किसकी, सिस्टम की, इज इक्वल टू माइनस टी, टी तो टेम्परेचर है, इंटू डेल्टा एस टोटल। डेल्टा एस टोटल क्या है, टोटल एंट्रोपी चेंज ऑफ द यूनिवर्स, टोटल एंट्रोपी चेंज ऑफ द यूनिवर्स। अब देखो, अब सेकेंड लॉ से मैं इसको रिलेट करना स्टार्ट करता हूं। अगर डेल्टा एस टोटल या फिर यूनिवर्स ग्रेटर देन जीरो होता है, चलो भैया पीछे चलो, है ना, देखिए आराम से सीखो यार, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सीखिए। डेल्टा एस यूनिवर्स अगर ग्रेटर देन जीरो है तो प्रोसेस क्या है, स्पॉन्टेनियस है, करेक्ट, ठीक है, आ जाओ यहाँ पे। डेल्टा एस टोटल और डेल्टा एस यूनिवर्स एक ही बात है ना। डेल्टा एस टोटल अगर ग्रेटर देन जीरो है तो ये वाला टर्म क्या हो चुका है, पॉजिटिव। टेम्परेचर तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा और एक नेगेटिव साइन ऑलरेडी बाहर है, तो क्या यहां से मैं ये बोल सकता हूं कि डेल्टा जी किसका, सिस्टम का, नेगेटिव आ रहा है, हाँ या ना, बिल्कुल ना, टेम्परेचर तो यार हमेशा पॉजिटिव रहेगा। डेल्टा एस टोटल में इस केस में पॉजिटिव ले रहा हूं, तो डेल्टा जी सिस्टम क्या आएगा, नेगेटिव। नेगेटिव आ रहा है तो ये प्रोसेस क्या है, स्पॉन्टेनियस, क्योंकि हमें इतना पता है कि जब डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन जीरो रहता है तो प्रोसेस क्या रहता है, स्पॉन्टेनियस रहता है, करेक्ट। ऐसे ही जब डेल्टा एस टोटल नेगेटिव रहता है तो प्रोसेस क्या रहता है, नॉन स्पॉन्टेनियस। अब ये वाला टर्म क्या आ चुका है, नेगेटिव, और एक नेगेटिव आप बाहर ऑलरेडी लेके बैठे हो, तो क्या यहां से मैं ये बोल सकता हूं डेल्टा जी सिस्टम पॉजिटिव बन रहा है, तो प्रोसेस क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस। प्रोसेस क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि अगर डेल्टा एस टोटल नेगेटिव आता है तो ऑटोमेटिकली प्रोसेस क्या बन जाता है, नॉन स्पॉन्टेनियस बन जाता है, हाँ या ना, हाँ या ना। एंड ऑब्वियसली अगर डेल्टा एस टोटल जीरो आ चुका है तो आपका डेल्टा जी बी सिस्टम का क्या रहेगा, जीरो रहेगा, तो सिस्टम किस में रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा, हाँ या ना। यहां तक चीजें समझ में आ चुकी हैं, बिल्कुल। तो जो डेल्टा जी है ना यार, वो एक तरीके से अल्टीमेट क्राइटेरिया है अगर आपके स्पॉन्टेनियस, आपको मतलब आपको प्रोसेस जानना है कि यार स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। तो अगर डेल्टा जी सिस्टम नेगेटिव आ जाता है तो इट मीन्स इट इज स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी सिस्टम पॉजिटिव है तो इट मीन्स इट इज नॉन स्पॉन्टेनियस, और डेल्टा जी सिस्टम जीरो है तो इट मीन्स इट इज इन इक्विलिब्रियम। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, अगर डेल्टा जी सिस्टम का लेस देन जीरो है तो प्रोसेस क्या है, स्पॉन्टेनियस। अब ये जो मैं लिख रहा हूं ब्लू से, इसको आप अल्टीमेट फाइनल समझिए कि ये है आपको स्पॉन्टेनिटी का क्राइटेरिया। क्या आपको क्या देखना है, डेल्टा जी सिस्टम का नेगेटिव होना चाहिए। अगर डेल्टा जी सिस्टम का मान लीजिए पॉजिटिव है तो प्रोसेस क्या हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस, करेक्ट। और अगर डेल्टा जी सिस्टम का मान लीजिए जीरो आ गया तो सिस्टम क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम पे रहेगा। तो जो गिब्स फ्री एनर्जी है ना यार, गिब्स फ्री एनर्जी एक तरीके से अल्टीमेट क्राइटेरिया है अगर आपको किसी प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी डिसाइड करनी है, तो वो अल्टीमेट क्राइटेरिया है डेल्टा जी सिस्टम का। निकालिए बिंदास, आप लोग ये प्रेडिक्ट कर सकते हो कि वेदर अ प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस, या फिर वो इक्विलिब्रियम पे प्रेजेंट है, बिंदास आप ये निकाल सकते हो। तो डेल्टा जी से ही हमें निकालना है, ठीक है। तो देखो यार, अब आपके फॉर्मूले कौन से हो चुके हैं, ये तो देखो, ये जो ये वाला है ये तो क्राइटेरिया स्पॉन्टेनियस प्रोसेस या नॉन स्पॉन्टेनियस या इक्विलिब्रियम का। एक फॉर्मूला आपका ये वाला है, ठीक है, जो कि आप इतना ज्यादा यूज नहीं करोगे, मेजॉरिटी केसेस में आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, क्या, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है। ये फॉर्मूला आप मेजॉरिटी केसेस में यूज करने वाले हो। अब आपको कुछ केसेस पढ़वाता हूं, देखो यहां देखो, कुछ केसेस करवाता हूं। जैसे देखो 4 केसेस हो सकते हैं आपके यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आपका जो फॉर्मूला है डेल्टा जी का वो क्या है, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, हाँ या ना, ये फॉर्मूला है, ठीक है, ये फॉर्मूला है। हम लोगों को अल्टीमेट क्राइटेरिया स्पॉन्टेनिटी का समझ में आ गया है कि अगर यार डेल्टा जी
नेगेटिव हो जाएगा तो प्रोसेस क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। ठीक है यार, ये चीज समझ में आई है। अब देखो कुछ गिने चुने केसेस हो सकते हैं। क्या? केस 1, जब डेल्टा एच क्या हो, नेगेटिव हो, मतलब प्रोसेस क्या हो, एक्सोथर्मिक, और डेल्टा एस क्या हो, पॉजिटिव हो, मतलब देखो एंट्रोपी इंक्रीज कर रही है, एंट्रोपी इंक्रीज कर रही है, और प्रोसेस क्या है, एक्सोथर्मिक है, ये केस है। अब हमको ये देखना है कि यार कब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस रहेगा, कब नहीं रहेगा। ध्यान से सुनो, ये हमने पहला केस ले लिया कि डेल्टा एच इज नेगेटिव, डेल्टा एस इज पॉजिटिव। तो आपका क्या फॉर्मूला है, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, है ना। ये टर्म क्या है, ये टर्म क्या है, नेगेटिव है, बिल्कुल दे रखा है ना इस केस में। ये वाला टर्म क्या है, डेल्टा एस पॉजिटिव है, बिल्कुल पॉजिटिव है। तो ये जो टर्म है, देखो टेम्परेचर तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, टेम्परेचर कभी भी नेगेटिव नहीं जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर हमेशा आपको केल्विन में लेना है और 0 केल्विन तक आप मिनिमम जा सकते हो। तो आप टेम्परेचर कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। और डेल्टा एस क्या ले रखा है मैंने, पॉजिटिव। तो क्या ये वाला टर्म जिसको मैं ऑरेंज से सर्कल में ले रहा हूं, क्या इस टर्म को मैं नेगेटिव बोल सकता हूं, हाँ या ना, बिल्कुल। अरे टेम्परेचर पॉजिटिव, डेल्टा एस भी पॉजिटिव, और एक नेगेटिव साइन बाहर है, तो टोटल क्या हो गया, नेगेटिव। अब ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो दोनों टर्म क्या बन रहे हैं, नेगेटिव। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव आएगा, ऑलवेज स्पॉन्टेनियस। दो नेगेटिव टर्म अगर आप ऐड कर रहे हो तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव ही तो आएगा। तो आपका ऐसा कोई सिस्टम जिसमें एनर्जी रिलीज हो रही हो, मतलब प्रोसेस एक्सोथर्मिक हो और एंट्रोपी बढ़ रही हो, ऐसा प्रोसेस हमेशा क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा, हमेशा डेल्टा जी क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। क्लियर है ये, क्लियर हो ये बात। ये इसी के ही कॉन्ट्ररी आपका दूसरा केस क्या हो सकता है, सपोज करो डेल्टा एच तो पॉजिटिव है, बिल्कुल कॉन्ट्ररी ले रहा हूं, मतलब प्रोसेस क्या हो गया, एंडोथर्मिक, प्रोसेस क्या हो गया, एंडोथर्मिक, और डेल्टा एस क्या ले रहा हूं, नेगेटिव ले रहा हूं, मतलब एंट्रोपी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, एंट्रोपी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। अब यहां देखो, यहां देखो, ये क्या है आपका, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, यही तो है यार। इसी से हम लोग पता लगा सकते हैं कि यार प्रोसेस स्पॉन्टेनियस रहेगा, नॉन स्पॉन्टेनियस रहेगा, क्या कैसे क्या कंडीशंस हैं। अब देखो यार क्या क्या बोल रहा है, अब देखो क्या क्या बोल रहा है। जो ये है, ये क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है भैया, ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। ये क्या है, डेल्टा एस क्या है, नेगेटिव है ना, ये तो केस है, डेल्टा एस क्या है, नेगेटिव। तो देखो टेम्परेचर, टेम्परेचर तो हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा, डेल्टा एस क्या है, नेगेटिव। तो ये जो टर्म है, क्या इसको मैं पॉजिटिव बोल सकता हूं, बिल्कुल, क्योंकि देखो डेल्टा एस नेगेटिव, एक नेगेटिव साइन ऑलरेडी बाहर है, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव। अब ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, दो टर्म जब पॉजिटिव ऐड होंगी तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या बनेगा, और ज्यादा पॉजिटिव बनेगा। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं डेल्टा जी इज ग्रेटर देन 0, हमेशा होगा, बिल्कुल, ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस, क्योंकि दो पॉजिटिव चीजें आप ऐड कर रहे हो, हमेशा वो क्या होंगी, पॉजिटिव ही रहेगी वैल्यू, मतलब हमेशा प्रोसेस क्या होने वाला है, नॉन स्पॉन्टेनियस ही होने वाला है। आई है बात समझ में, ठीक है। दो और केसेस हो सकते हैं, दो और केसेस हो सकते हैं, क्या है वो केसेस, देखो थर्ड केस, सपोज करो डेल्टा एच तो क्या है, नेगेटिव है, बहुत अच्छी बात, प्रोसेस क्या हो रहा है, एक्सोथर्मिक, बढ़िया एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है, ठीक है। और डेल्टा एस भी क्या है, नेगेटिव है, मतलब एंट्रोपी भी डिक्रीज कर रही है। देखो ये वाला केस हमने डिस्कस नहीं करा है, ये वाला केस हमने डिस्कस नहीं करा है, ये वाला केस देखो डिफरेंट केस है, नया केस ले रहे हैं, है ना, नया केस ले रहे हैं। अब चलो आ जाओ, क्या फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला था, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है। ये क्या है, नेगेटिव है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है यार, ठीक है। ये डेल्टा एस क्या है, ये भी यार नेगेटिव है, एंट्रोपी भी डिक्रीज कर रही है, ठीक है। डेल्टा एस क्या है, नेगेटिव, और ये एक मैं नेगेटिव टर्म, नेगेटिव साइन और ले लेता हूं, तो ये टर्म क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, हाँ या ना। अब मुझे प्रोसेस को क्या बनाना है, स्पॉन्टेनियस बनाना है। देखो एक टर्म तो है नेगेटिव, एक टर्म है पॉजिटिव, मुझे ओवरऑल
इन दोनों का एडिशन क्या रखना है, नेगेटिव रखना है, हाँ या ना। मुझे प्रोसेस क्या बनाना है, स्पॉन्टेनियस बनाना है। एक टर्म आ रहा है नेगेटिव और एक टर्म आ रहा है पॉजिटिव, मेरे को इन दोनों का एडिशन नेगेटिव बनाना है ताकि मेरा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो पाए। तो क्या मुझे ये जो पॉजिटिव वैल्यू है इसको मुझे कम करना है, बिल्कुल। अगर इसको मैं कम कर दूंगा तो नेगेटिव वाला डोमिनेट कर जाएगा, है ना, नेगेटिव वाला डोमिनेट कर जाएगा और प्रोसेस क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। तो इस पॉजिटिव वैल्यू को अगर मुझे कम करना है तो कैसे कम कर सकता हूं, बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर। देखो एंथैल्पी आपके हाथ में नहीं है, एंट्रोपी आपके हाथ में नहीं है, लेकिन टेम्परेचर आपके हाथ में। अगर आप टेम्परेचर को कम करोगे तो ये जो पॉजिटिव वाली वैल्यू है ये कम हो जाएगी और नेगेटिव वाली डोमिनेट करने लग जाएगी, और नेगेटिव वाली डोमिनेट करेगी तो ओवरऑल एडिशन क्या आएगा, नेगेटिव, और आपका प्रोसेस क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस। लेकिन कब होगा, जब आप टेम्परेचर कम रखोगे। तो इस केस में क्या बोल सकता हूं, डेल्टा जी नेगेटिव है कब, लेकिन जो प्रोसेस है डेल्टा जी नेगेटिव है, इसका मतलब प्रोसेस क्या है, स्पॉन्टेनियस। लेकिन कब है वो स्पॉन्टेनियस, कब होगा, जब आप टेम्परेचर कम रखोगे, एट लो टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे नहीं हो पाएगा, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे तो ये पॉजिटिव वाला टर्म बढ़ जाएगा, तो डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। लेकिन आप कम टेम्परेचर रखोगे तो डेल्टा जी नेगेटिव रहेगा, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस रहेगा। इसी के ही और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, फोर्थ केस, डेल्टा एच सपोज करो पॉजिटिव है, डेल्टा एस क्या है, पॉजिटिव है, और डेल्टा एस भी पॉजिटिव है, मतलब प्रोसेस एंडोथर्मिक तो है ही, प्रोसेस एंडोथर्मिक है। डेल्टा एच पॉजिटिव मतलब प्रोसेस एंडोथर्मिक, एज वेल एज एंट्रोपी भी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, एंट्रोपी भी इंक्रीज कर रही है, करेक्ट। अब देखिए डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, यही है आपका, है ना। अब देखो ये क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है यार। ये क्या है, ये भी पॉजिटिव है, हाँ जी बिल्कुल। तो ये अगर पॉजिटिव है, टेम्परेचर हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो इस टर्म को मैं क्या बोल सकता हूं, नेगेटिव। इस टर्म को क्या बोल सकता हूं, नेगेटिव। अब मुझे मेरे प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस करना है, मतलब नेगेटिव वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, है ना। ये देखो एक पॉजिटिव है और एक क्या है, नेगेटिव। अब इस बार मुझे ये नेगेटिव वैल्यू बड़ी करनी है ताकि ये ओवरऑल जो एडिशन हो वो नेगेटिव आ जाए, प्रोसेस क्या आ जाए, स्पॉन्टेनियस आ जाए। अब बताओ आप इस नेगेटिव वैल्यू को और बड़ी कैसे कर सकते हो, एक ही चीज हाथ में है, कौन है, टेम्परेचर। तो जब इस प्रोसेस का जो डेल्टा जी है वो जब नेगेटिव आएगा तो जो प्रोसेस रहेगा स्पॉन्टेनियस, लेकिन कब रहेगा, एट हाई टेम्परेचर। जब टेम्परेचर आप क्या रखोगे, हाई रखोगे, टेम्परेचर हाई रखने पे डेल्टा जी नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर हाई पे ये नेगेटिव वैल्यू और बड़ी हो जाएगी, डोमिनेट करने लग जाएगी, तो ओवरऑल डेल्टा जी नेगेटिव आ जाएगा। तो भैया ये 4 केसेस हैं, ध्यान रखने हैं, है ना। बड़े आराम से, बड़े प्यार से आप लोगों को एक एक ये चीज मैंने एक्सप्लेन कर दी है ना। लेकिन ये जो रिजल्ट हैं, ये ऑलवेज स्पॉन्टेनियस, ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस, ये कब आपके स्पॉन्टेनियस होंगे, लो टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे, तो ये आपको रिजल्ट ध्यान रखने हैं। समझा मैंने आपको पूरा दिया है, रिजल्ट ध्यान रखोगे तो आप फटाक से स्पीड से क्वेश्चन कर सकते हो, है ना। लेकिन अगर आपको मान लीजिए रिजल्ट ध्यान नहीं है तो भी हमने समझा हुआ इतने अच्छी तरीके से कि आप लोग उधर ही आप लोग ड्राइव भी कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आप लोग सारे के सारे केसेस देख भी सकते हो कि किधर क्या कैसे हो रहा है। आई है बात समझ में, यहाँ तक कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। ऑल राइट।